प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाभोज नाटक। आप सभी को पता ही है हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 8 हिंदी नाटक में मैंने सभी नाटक को पढ़ा दिया। आज जो है अंतिम नाटक है महाभोज नाटक, जो मन्नू भंडारी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। मेरे साथ पूरे नाटक को आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे महाभोज नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 और 83, दोनों जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आए दोनों को आप लगा सकते हैं, है ना, दोनों सही है। महाभोज नाटक के नाटककार हैं मन्नू भंडारी। इस नाटक में कुल 11 दृश्य हैं, इसमें कोई अंक नहीं है। टोटल नाटक जो है 11 दृश्यों में विभाजित है। आगे देखेंगे महाभोज नाटक के मुख्य बिंदु है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। कैसा नाटक है? तो यथार्थपरक नाटक है। इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया था। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंग मंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया था। यानी यह ऐसी रचना है जिसको जो है नाटक और उपन्यास दोनों विधाओं में जो है प्रकाशित किया गया है। आगे देखेंगे तो महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है। यह गांव उत्तर प्रदेश पश्चिम भाग में स्थित है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में यहाँ पे एक कथन है, देख लेते हैं। कहते हैं इसमें महाभोज राजनीति अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा। मन्नू भंडारी के शब्दों में जो यह कथन है, उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। यह कथन जो है स्वयं मन्नू भंडारी का है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी। आगे देखेंगे मन्नू भंडारी के शब्दों में ही कहती है, महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। ये कथन भी मन्नू भंडारी का ही है। आगे देखेंगे इसकी प्रथम प्रस्तुति जो है बुक को मैंने रखा है। प्रथम प्रस्तुति देखेंगे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा कब मार्च और अप्रैल में 1982 ईस्वी में। किसके निर्देशन में? तो श्रीमती अमाल अलाना। किसके निर्देशन में हुआ था? तो श्रीमती अलाम अलाना, ये आप याद रखेंगे। मंच सज्जा जो है श्री निसार अलाना के निर्देशन में हुआ था। पात्र कौन कौन से हैं देखते हैं। दा साहब की भूमिका कौन निभाया था? तो मनोहर सिंह ने। सुकुल बाबू व विशु अनिल कपूर ने। अप्पा साहब हेमंत मिश्र। पांडे जी वागीश कुमार सिंह। लखन प्रमोद माउथो। जमुना बहन सुरेखा सीकरी ने निभाया था जमुना बहन का रोल। सक्सेना एसपी अंगद देसाई ने निभाया था। सिंहा डीआईजी व फोटोग्राफर राजू बारोट ने ये भूमिका निभाई थी। दत्ता बाबू जीपी नामदेव। और भवानी का रोल किसने निभाया था? तो प्रेम भटियानी ने। ये ऐसे नहीं है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये नहीं कि बस देख करके छोड़ दें, पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा भी गया है, ठीक है। आगे देखिए नरोत्तम व मोहन सिंह का रोल किसने निभाया था? तो रवि भौकल ने। रति जीएस वेदी ने निभाया था रति का रोल। महेश एवं सूत्रधार का रोल किसने निभाया था? तो विजय कश्यप। महेश एवं सूत्रधार दोनों याद रखेंगे, क्योंकि आप जो बुक पढ़ेंगे कथन दृष्टि की बुक में तो बस सूत्रधार ही दिया है, वहाँ पे महेश एवं सूत्रधार दोनों याद रखेंगे। विंदा का रोल किसने निभाया था? तो बसंत जोसलकर। हीरा रघुवीर यादव। थानेदार का रोल किसने निभाया? तो युवराज शर्मा। जोरावर राजेश विवेक। जोरावर का आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, राजेश विवेक। काशी विनोद शर्मा। रुकमा का भी याद रखेंगे, उत्तरा बावरकर। लठैत का रोल किसने निभाया था? इकबाल मेहंदी, ठीक है। दत्ता बाबू का भी याद रखिएगा आप लोग, किसने निभाया? तो जीपी नामदेव। सक्सेना एसपी का भी याद रखेंगे, अंगद
अनंग देसाई, ठीक है। अप्पा साहब का याद रखेंगे हेमंत मिश्र, और सुकुल बाबू और मिस विशु जो मृत रहता है वो अनिल कपूर ने, और दास साहब का मनोहर सिंह ने। 4-5 इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। देखेंगे थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैंने कथानक रखा है, पूरा कथानक को एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा नाटक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, और अच्छा भी लगेगा। तो एक बार कहानी समझ लेते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। नाटक में 11 दृश्य हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। नाटक का कथानक है कि महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश, महाभोज उपन्यास नहीं नाटक होगा यहाँ पे, ठीक ना। महाभोज नाटक का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोह गांव का नाम याद रखेंगे, सरोह गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? पश्चिम भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ विशु की मौत की घटना से शुरू होता है, ठीक ना। इस नाटक की कहानी जो है किससे शुरू होता है? तो विशेषर की उर्फ विशु की मौत से। सरोह गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। विशु के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे, जिन्हें वह दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता था। यानी गांव में जो आग लगने वाली जो घटना हुई थी उसका सबूत जो है विशु के पास था, तो वो जो है सक्षम पदाधिकारियों के पास जो सौंपना चाहता था दिल्ली जाकर, ठीक, और बस्ती के लोगों को न्याय दिलाना चाहता था। लेकिन आप लोगों को पता ही है, ऐसा अगर कोई करना चाहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, है ना। वही हुआ है इस नाटक में। किंतु राजनीति षड्यंत्र और जोरावर के षड्यंत्र के कारण विशु के चाय में दो लोगों को भेजकर जहर मिलवा दिया जाता है, ठीक ना। तो विशु के चाय में जो है दो लोग क्या करता है, जोरावर जो है 2 लोगों को भेजकर उसके चाय में जहर मिलवाकर उसको मरवा देता है, ठीक है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। विशु के मौत के बाद उसका साथी बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा, दोनों नाम याद रखेंगे, इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है, ठीक ना। बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा, ये जो है लड़की का नाम नहीं है, उसका दोस्त होता है, लड़का होता है। नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी लड़की का नाम है, ठीक। तो बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्र द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक को गति प्रदान करता है। आगे देखेंगे तो आगे जो है महाभोज नाटक की भूमिका है। पहले भूमिका को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी नाटक पढ़ाया है, जिस बुक में भी नाटक का जो भूमिका दिया गया है उस सभी भूमिका को मैंने पढ़ाया है ना। तो बशर्ते आप लोग पूरा क्लास देखेंगे तो ही आप लोग जान पाएंगे। तो भूमिका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भूमिका से प्रश्न आते हैं। तो ऐसा करिएगा आप लोग, भूमिका इतना लिखना आसान नहीं है, लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अपने पास रखिए, ठीक ना। महाभोज नाटक की भूमिका मंचन प्रस्तुति से पहले स्वयं जो है भूमिका किसने लिखा है? तो मन्नू भंडारी ने लिखा है। देख लेते हैं। कहती हैं, महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल 2 भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरना रहा है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर विधा की अपनी अलग ज़रूरत होती है, अलग शर्तें। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल मिल गया था कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा, ठीक है। नाटक कहती है, नाटक को जो है दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखक को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती है। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना अपने को अनुपस्थिति करके केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी प्रस्तुति को सीमित अवधि और रंगस्थलों में केंद्रित कर देना,
ये और ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएं और सीमाएं थीं। तो इसमें से जो है एक पूरे आप लोग पूरे इसको पढ़ लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण है। इसमें मैं कोई भी ये लाइन नहीं बोलूँगी कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आप लोग कई बार पढ़ेंगे तो ही जो है माइंड में रहेगा। रिवीजन कई बार पढ़ने का मतलब रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, हफ्ते में 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए सभी नाटक की भूमिकाओं का। आगे देखेंगे, कहती हैं जिनसे बंधकर मुझे अपनी बात कहनी थी, कथ्य के प्रभाव को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए। इस प्रकार नाटक की अपेक्षाओं और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते रहना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। तो यहाँ से यहाँ तक भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे अगर याद रखना है तो, ठीक, नहीं तो पूरा रिवीजन करना ज़रूरी है। आगे देखिए, निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्ध किया है। आगे कहती है, उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज़ को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनीति माहौल के उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। क्या कही है? महाभोज आज की राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान एक उपन्यास है। आज राजनीति को सपनों, आदर्शों और मूल्यों वाला स्थिति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र ढलती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं, उनका महत्व इससे निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है, और लड़ाई की इस विषाद ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चुंगल में कस लिया है। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर देता है? वह बिल्कुल भी प्रतिरोप नहीं करता। इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथा स्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक भी महत्वपूर्ण है, इसको याद आप लोग रखेंगे, लिख लेंगे अलग से। आगे देखिए, कहती हैं कि व्यापक पृष्ठभूमि और चरित्रों की भीड़ वाले इस कथानक को केवल 2-2.5 घंटे की सीमित अवधि में समेट कर नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना, बदलना या नए ढंग से लिखना मेरी मजबूरी थी। इस उपन्यास में मुझे बराबर सहयोग मिला नाटक की निर्देशिका श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी से। किससे? क्या कहती हैं, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है ये। कहती हैं कि प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना पड़ा, बदलने के नए ढंग लिखने के लिए मजबूरी थी। कहती हैं यहाँ से देखिए, इस प्रयास में मुझे बराबर सहयोग मिला नाटक की निर्देशिका। नाटक की निर्देशिका कौन है? तो श्री अमाल, इनसे जो है सहयोग मिला है, अमाल अलाना और प्रेम मटियानी, ठीक ना। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा कि मन्नू भंडारी को महाभोज नाटक लिखने की प्रेरणा किससे मिली है? तो श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मटियानी से। साफ साफ लिखा पड़ा है पूरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसको अलग से लिख लेंगे आप लोग। फिर आगे कहती हैं, उनके साथ निरंतर विचार विमर्श करके जो आलेख तैयार किया गया, रिहर्सल के दौरान उसमें भी अनेक संपादक संशोधन करने पड़े। कहती है कि रिहर्सल के दौरान उसमें भी अनेक संपादन संशोधन करने पड़े। मंच के लिए अलेरा के अंतिम रूप तक आने में अलाम अलाना और प्रेम मटियानी के सक्रिय सहयोग से अभिरक्त विजय कश्यप और डॉक्टर दास कुमारी तक पहुंचने में इसी प्रकार के सहयोग इसी प्रकार के योगदान भी उल्लेखनीय है। शायद दुनिया के हर नाटक को कागज से मंच तक पहुंचने में इसी प्रकार के सहयोगी प्रयासों और सुझावों से गुजरना पड़ता है।
ठीक, तो ये मंचन के पहले का ये हमने देखा भूमिका। अब देखते हैं मंचन के प्रस्तुति के बाद की भूमिका। ये भी थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं इसको भी। और कहती हैं बाद में मंचन की जब प्रस्तुति हो जाती है उसके बाद ही उन्होंने ये लिखा है। कहती हैं, और आखिर महाभोज मंचित हुआ। अगर पत्र पत्रिकाओं, नाट्य समीक्षाओं और सबसे अधिक दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर विश्वास किया जाए तो यह नाट्य जगत की एक अभूतपूर्व घटना है। आलेख, निर्देशन, मंच सज्जा, प्रकाश योजना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के सदे और मजे हुए कलाकारों का अभिनय, सभी बातों का कुछ ऐसा संतुलित तालमेल बैठ गया कि नाटक के प्रभाव में एक बार तो दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। कथ्य की प्रासंगिकता को देखते हुए यह विश्वास तो हम सभी को था कि दर्शक सहज ही इसके सहभागी हो जाएंगे, लेकिन नाटक इस हद तक उनको आंदोलित और उद्वेलित कर देगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। वस्तुतः इस प्रभावोत्पादक सफलता का श्रेय इसकी प्रस्तुति को ही है। ठीक ना, इसकी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? तो इसकी प्रस्तुति को। आगे कहती हैं कि लेकिन नाटक की यह सफलता आज मेरे लिए एक सीमा भी बन गई है। सच पूछिए तो अमाल ने जिस लगन, परिश्रम और व्यक्तिगत लगाव के साथ इसे मंच रूप दिया, उसके बाद कुछ भी कहना मेरे लिए शायद उचित नहीं था। हाँ, एक असहमति जो मुझे प्रारंभ में थी, आज भी है पूरे नाटक में। कहती हैं कि एक असहमति थी मुझे आरंभ में और आज भी है। पूरे नाटक में सूत्रधार की कोई संगति और सार्थकता मैं नहीं समझ पाई। और सही बात है, मुझे भी नहीं समझ में आता। अगर आप पूरा नाटक पढ़ेंगे ना तो सूत्रधार कौन है ये समझ में नहीं आता, और उसके कथन बहुत हैं इसमें, इस नाटक में। ठीक, तो वही कहती हैं सार्थकता, उसकी जो सार्थकता है वो मैं नहीं समझ पाई। अमाल का तर्क था कि नाटक में केंद्रीय पात्र की अनुपस्थिति की सारी स्थितियों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधार की आवश्यकता महसूस हुई, और यह काम उन्होंने मध्यवर्गीय प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से लिया ताकि पूरे नाटक को एक एंगिल दिया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं को केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक की समाप्ति पर सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को तो स्पष्ट कर देता है कि स्थितियां अब कहने सुनने से परे चली गई हैं, लेकिन इसके उपन्यास में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत है वह कहीं न कहीं धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यह होता कि महेश किसी प्रकार विंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता और इस विश्वास की पुष्टि करता कि विद्रोह की आग दबाई तो जा सकती है, पूरी तरह कुचली नहीं जा सकती। थोड़ा सा और है, पढ़ लेते हैं। बहरहाल दिल्ली के दर्शकों ने जिस गर्मजोशी और लगाव भरे उत्साह से इस नाटक का स्वागत किया, इससे दिल्ली में इसके अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई। मुंबई, कलकत्ता, पटना आदि शहरों में लगातार इसके आलेख की मांगें आ रही हैं और निश्चित है कि वहाँ भी इसका मंचन होगा। लेकिन क्या यह नाटक कभी उन लोगों तक पहुँच पाएगा जिनकी व्यथा कथा इसमें है? इस बात का मुझे पूरी तरह एहसास है कि अल्प साधनों वाली छोटी छोटी रंगमंडलियों के लिए इस तरह के बहुपात्री और रंगस्थलीय नाटकों का मंचन मात्र ही अपने आप में एक भारी समस्या है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह के नाटक ही रंग कर्मियों के लिए चुनौती भी होते हैं और नए नए मंच कौशल या तकनीकी ईजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी। आज देश के अनेक भागों में कई नाट्य मंडल ऐसे भी हैं जिनके लिए नाटक मात्र एक कला अभ्यास ही नहीं बल्कि सामाजिक जागृति और संघर्ष का हथियार भी है।
ठीक, ये रही भूमिका। थोड़ा सा और है, इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना, कुछ भी ना छूटे। कहती है लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह के नाटक ही रंग कर्मियों के लिए चुनौती भी होते हैं और नए नए मंच कौशल या तकनीकी इजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी। आज देश के अनेक भागों में नाट्य मंडल ऐसा भी है जिनके नाट्य कला अभ्यास नहीं बल्कि सामूहिक जागृत हथियार भी है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। कहती हैं इसमें से यदि कुछ अपने अपने क्षेत्र में महाभोज का मंचन करें तो यह तय है कि प्रस्तुति इतनी भव्य, कलात्मक और सहज नहीं होगी, पर शायद सार्थक अधिक हो, क्योंकि मूलतः यही इस नाटक की आत्मा की मांग है। बड़े बड़े नगरों के सभ्य नागरिकों के लिए महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षपरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। ठीक ना, तो पूरे आप भूमिका को आप लोग मेरे साथ पढ़े हैं, मैं आशा करती हूँ, और इसको आप लोग रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, है ना, मन्नू भंडारी ने स्वयं लिखा है, यानी महाभोज नाटक या महाभोज उपन्यास का जो है भूमिका किसने लिखा, तो मन्नू भंडारी ने। अब यहाँ पात्र परिचय देख लेते हैं। वहाँ तो मंचन में जो भूमिका निभाए थे जो पात्र, वो हमने देखा, है ना। अब यहाँ पे जो नाटक में जो पात्र हैं उनकी इधर विशेषता भी, व्यक्तित्व भी दिया गया है, वो भी हम देख लेंगे। देखेंगे दास साहब हैं जो एक मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू हैं जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पार्टी के नेता हैं, अप्पा साहब कौन है तो सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, पांडे जी कौन है तो दास साहब के निजी सचिव हैं, लखन कौन है तो दास साहब का विश्वास पात्र सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है जिसको टिकट दिए रहते हैं, जमुना बहन कौन है दास साहब की पत्नी है, सक्सेना कौन है तो एसपी हैं, सिन्हा कौन है तो डीआईजी, दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक है, भवानी कौन है तो मशाल का सहायक संपादक है, नरोत्तम कौन है तो प्रेस रिपोर्टर है, महेश कौन है तो रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार महेश ही है। ठीक है, तो बहुत इसमें कुछ पात्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे महेश है, दत्ता बाबू हैं, दास साहब हैं, है ना। आगे देखेंगे रत्ती जो है दास साहब का पीए है, मोहन सिंह कौन है तो पुलिस कांस्टेबल है, विशु मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हरिजनों का हमदर्द जो मार दिया गया है, हीरा कौन है तो विशु का बाप है, हीरा जो है विशु का बाप है, बिंदा विशु की अभिन्न मित्र, रुकमा बिंदा की पत्नी, जोरावर सरोहा का जमींदार, नुमा 9 धनाड़े किसान है, काशी कौन है सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है, थानेदार कौन है तो सरोहा का थानेदार है और जोरावर का चमचा है, लठैत जोरावर का आदमी, लठैत जो है जोरावर का आदमी है, लड़की कौन है तो जोरावर की लड़की है, जोगेश्वर साहू कौन है सरोहा का बनिया है, सरोहा का बनिया कौन है तो जोगेश्वर साहू। अब आते हैं हम दृश्य 1 पे। ठीक है, एक टोटल जो है 11 दृश्य हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखेंगे दृश्य 1, गांव का मैदान है, विशु की माँ का हृदय विदाकर क्रंदन सुनाई देता है। गांव का दृश्य 1 में क्या है तो गांव का मैदान है, विशु की माँ जो है वहाँ पे रोती है, उसका क्रंदन सुनाई देता है रोते हुए। धीरे धीरे मंच पर प्रकाश होता है, विशु की लाश रखी है, उसकी माँ छाती पीट कर रो रही है, बाप घुटनों से सिर दिए बैठा है, चारों तरफ लोग जमा हैं, माहौल में सनसनी का और तनाव है। रिसर्च स्कॉलर महेश जो सूत्रधार की भूमिका भी अदा कर रहा है, अपनी जगह से चलकर आगे आता है, बाकी दृश्य फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों से जो है पहले दृश्य की शुरुआत होती है। अब देखिए यहाँ पे सूत्रधार, लवारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषण लवारिस नहीं, उसकी लाश सड़कों के किनारे पुलिया पर पड़ी मिली, शायद इसलिए लवारिस लाश का ख्याल आया गया, वरना उसके तो माँ भी हैं और बाप भी, गरीब भले ही हो पर है तो, उसके माँ बाप कहता है उसके माँ भी हैं बाप हैं, गरीब हैं लेकिन हैं तो, विश्वास नहीं होता कि वह मरा पड़ा है, लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए बस लेट गया हो। मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना है भला, मरे और सोए आदमी में अंतर ही है कितना भला। तो ये कथन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, तो सूत्रधार का है। ठीक ना, इन्हीं पंक्तियों से जो है
महाभोज नाटक की शुरुआत होती है दृश्य 1 से, ठीक है। और ये पंक्ति पूछी गई है यहाँ से यहाँ तक। आगे देखिए, कहता है बस एक सांस की डोर है, वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो जाता है। अब इतना सोचता है अपने माइंड में, देखते ही देखते वहाँ पे सारा गांव जो है इकट्ठा हो जाता है। फिर लोग एक दूसरे को धकेलते हुए लाश के पास आ रहे हैं। भीड़ में आतंक और अजीब तरह का तनाव है। एक फोटोग्राफर तस्वीरें खींच रहा है। कभी भीड़ की तो कभी लाश की। रिपोर्टर जो तस्वीर जो खींच रहा था, कभी भीड़ की तो कभी लाश की। रिपोर्टर नरोत्तम चारों तरफ, कौन है रिपोर्टर? तो नरोत्तम नाम है उसका। चारों तरफ देखकर स्थिति का जायजा ले रहा है, साथ ही कुछ लिख भी रहा है। एक लठैत भीड़ को लाश के पास से हटा रहा है। महेश सूत्रधार की भूमिका अदा करने के बाद फिर भीड़ में जा मिलता है, ठीक ना। तभी अभी तो सूत्रधार का जो भूमिका निभा रहा है महेश, ठीक है, और इतनी सारी बातें वो करता है वहाँ पे लाश को देखकर। अब फिर जो है भीड़ में जाकर मिल जा रहा है। इसीलिए भूमिका में मन्नू भंडारी ने कहा है कि उसकी जो प्रस्तुति है मुझे समझ में नहीं आया कि किस लिए जो है अलाना अलाम जो है लोग किस लिए रखा, ठीक, इसी को कहती हैं। अभी और भी पूरे नाटक आप लोग पढ़ेंगे तो सूत्रधार के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है ये। कहती हैं कि महेश सूत्रधार की भूमिका अदा करने के बाद फिर भीड़ में जा मिलता है। वह लाश की ओर देख रहा है, वह लाश की ओर जो है देखता है, ठीक है। अब पहले दृश्य से जो मैंने यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण है वो मैंने टाइप करके यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए। पहले दृश्य से ही है। कहते इस दृश्य में विशु की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट कर रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा हुआ है। चारों तरफ लोग जमा है। माहौल में सनसनी का तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हालांकि आए दिन की तुलना में एक बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखाती है। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि विशु की हत्या हुई है। आग लगने वाली घटना के कारण विशेषर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करके और आदर्श बातें की जाती हैं, क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों का होना बेहद ज़रूरी माना गया है। अब आते हैं दृश्य 2 पे। दृश्य 2 पे देखेंगे तो शहर मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। शहर है, वहाँ पे मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपने मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त है। कभी एक फाइल खोलता है तो कभी दूसरी। उसके स्वभाव का उतावलापन उसके काम करने के ढंग से साफ जाहिर है। बीच बीच में वह कुछ गुनगुनाता भी रहता है। नरोत्तम का प्रवेश होता है तभी चुस्त दुरुस्त, लेकिन गर्मी में लंबा सफ़र करने के कारण चेहरे पर थकान, धूल और पसीना। ये दूसरे दृश्य, इस पंक्तियों से जो है दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है। देखिए, नरोत्तम कहता है दत्ता बाबू नहीं आए, फिर भी भवानी ऊपर से नीचे नरोत्तम के हुलिये को मुआयना करके कहता है आकर फिर गए काम से, पर तुमने अपना ये हुलिया बना रखा है। नरोत्तम कहता है सरोहा से सीधा यहीं चला आ रहा हूँ। कंधे पर लटका झोला मेज पर डालकर कुर्सी पर जो है लेट जाता है। वहाँ आज भी एक हत्याकांड हो गया। सवेरे सवेरे पुलिया पर लाश पड़ी मिली। ये बातचीत होती है। अब मैंने अपने तरफ से यहाँ पे लिख रखा है, देखेंगे दूसरे दृश्य में क्या है। दूसरे दृश्य में जो है शहर का माहौल है। यहाँ मशाल साप्ताहिक का कार्यालय है। भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम जो गांव का रिपोर्टर है लेकर सीधे भवानी के पास जो है पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेषर हरिजनों का नेता है। विशेषर कौन है? हरिजनों का नेता है। गांव के चुनावी सरगर्मी से ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी हो रहा था। पूर्व मंत्री कौन होते हैं? सुकुल बाबू का चुनाव में खम ठोक कर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बदतर है। इस आगजनी में 9 लोगों के जल कर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा गया और लोगों को जल कर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था। जबकि विधानसभा तक बात उठी थी,
यहाँ पत्रकारिता का दो चेहरा दिखाई देता है। यहाँ जो है पत्रकारिता का दो चेहरा दिखाई देता है, जहाँ पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। वहीं पर दूसरी ओर भवानी है जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है, ठीक ना। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। ये दूसरे दृश्य की हो गई बात। अब आते हैं तीसरे दृश्य पे। तीसरे दृश्य में देखेंगे दास साहब की कोठी का भीतरी भाग है। तीसरे दृश्य में क्या है? दास साहब की कोठी का भीतरी भाग है। कमरा दो हिस्सों में बटा है। एक और उनकी बैठक जिसमें गद्दीदार कुर्सियां और सेंटर टेबल है, दूसरी ओर उनका घरेलू दफ्तर जिसमें दीवार के सहारे मोटा गद्दा बिछा है, गाय तकिए लगे हैं। एक और डेस्क पर करीने से लगी फाइलें, दूसरी ओर चौकी पर टेलीफोन है, ठीक ना। तो इन पंक्तियों से जो है तीसरे दृश्य की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे दृश्य में क्या है। यहाँ दो साहब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि विशु की हत्या की खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वो आतंकित है। चुनावी दाव पेंच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिया जाए इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है तीसरे दृश्य में। चौथा दृश्य देखिए। चौथे दृश्य में है कि विशेषर की मौत से आक्रोशित विंदा उनके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुक्मा उससे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। विशेषर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाती हैं। वहीं सुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनज़र जनसभा का अंत सुकुल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच मारपीट से होती है। अब आता है पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य जो है दास साहब का कमरा है। पांडे जी, दास साहब और अप्पा साहब बैठे हुए हैं, ठीक ना। अब अप्पा साहब कहते हैं हाँ सुना मैंने भी है कि सुकुल बाबू की मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, दंगा फसाद भी हुआ है, लेकिन आसपास के गाँवों का दौरा करते कल रात ही लौटा हूँ, ठीक ना। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पांचवें दृश्य का आप लोग याद रखिएगा, इन पंक्तियों से पांचवें दृश्य की शुरुआत होती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पांचवें दृश्य में देखेंगे राजनीति। पांचवें दृश्य में जो है राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें एक तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली में दास साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव को मद्देनज़र थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब की पार्टी के लोग उनसे बेहद नाराज़ थे। लखन को शुकुल बाबू के मुकाबले खड़े होने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद को दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। फिर आता है छठवां दृश्य। छठवां दृश्य में जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, डायरेक्ट हम वही देखते हैं। मशान का दफ्तर जहां महेश और विंदा नरोत्तम के कहने पर आगजनी के सबूत लेकर जाते हैं। छठे दृश्य में क्या होता है? मशान का दफ्तर है जहां पर महेश और विंदा नरोत्तम के कहने पर, नरोत्तम जो पत्रकार रहता है, रिपोर्टर, उसके कहने पर आगजनी के सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल छोड़ने की बात करता है। अब सातवां दृश्य है। सातवां दृश्य जो है पीछे से ग्रामोफोन का बहुत ही चलती हुई धुन का रिकॉर्ड बज रहा है, ठीक ना। गांव के पंचायत घर में सजावट हो रही है। चारों ओर चहल पहल। जोरावर हाथ में एक कागज लिए भीतरी कक्ष में प्रवेश करता है। सिगरेट का एक गहरा कस खींचकर चारों ओर देखता है। एक लड़की जमीन पर गिरे हुए फूल पत्ते साफ कर रही है। दूसरा लड़का माला लटका रहा है, ठीक ना। तो इन पंक्तियों से जो है सातवें दृश्य की शुरुआत होती है यहाँ से। अब देखिए सातवें दृश्य में क्या है। गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद करीबी से ले रहा है। इस बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि सुकुल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौके का फ़ायदा उठाता है और जोरावर को भड़काकर चुनाव में खड़े होने की राय देता है।
अब आता है आठवां दृश्य। आठवां दृश्य जो है गांव का थाना है। मेज कुर्सी की झाड़ पोछ हो रही है। थानेदार चौकीदार को आदेश देता जा रहा है कि थाने के बाहर मैदान में काफ़ी लोग जमा हैं। एक और महेश अकेला बैठा है। थोड़ी दूर पर कुछ गुंडे किस्म के लड़कों का एक दल बैठा हुआ है। ठीक ना, यहाँ से जो आठवें दृश्य की शुरुआत है। आठवें दृश्य में क्या है देखते हैं। एसपी सक्सेना बिशु की मौत का पुनः हकीकत करने गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी के हाथ होने के कारण वो विशु के जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत विशु ने इकट्ठे किए हुए थे जिसमें जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चली। ये सब जो है बिंदा बताती है। अब नौवां दृश्य है यहाँ से। गांव का स्टेज हाउस रात का समय है। गांव का स्टेज हाउस है, रात का समय है और रेस्ट हाउस पर धीरे धीरे आकाश आता है। सन्नाटे को चीरता हुआ दूर से कहा चौकीदार का स्वर सुनाई देता है, जागते रहो जागते रहो। ठीक ना, तो नौवें दृश्य की शुरुआत होती है यहाँ से। नौवें दृश्य में क्या है देखते हैं। अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने विशु को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटिहरी गांव के हैं। वो जो दो लड़के जो जहर दिए रहते हैं विशु को, वो किस गांव के होते हैं तो टिटिहरी गांव के होते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बिंदा भी वहीं गया है। अब आता है 10वां दृश्य। 10वां दृश्य जो है दास साहब की बैठक। दास साहब चाय पी रहे हैं। पंडित जी पास में खड़े हुए कुछ कह रहे हैं। भीतर से जमुना बहन हड़बड़ाती हुई लखन के साथ आती है। ठीक ना, यहाँ से 10वें दृश्य का जो है शुरुआत है। जमुना बहन कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ। लखन का कहना है कि सुकुल बाबू की मीटिंग में 1 लाख आदमी जुटेंगे, उसमें विघ्न डालने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। पंडित जी कहते हैं मैं तो कहता हूँ कि बसों और ट्रकों पर 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाए, बहुत ज़रूरी हो गया है। ये पंडित जी की है, यहाँ पे बात होती है। ठीक ना, खैर इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखते हैं 10वां दृश्य में क्या है। सक्सेना के रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से पहले नुकसान से दास साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दास साहब इस मामले में बिंदा को विशु का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध। दास साहब क्या करते हैं कि उस रुकमा के साथ जो है संबंध बताते हैं। कहते हैं रुकमा के साथ संबंध को जो है बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। यानी बिंदा को जो है दास साहब क्या करते हैं कि जो बिंदा रहता है, जो सबूत इकट्ठा करके चाहता है कि मैं उसको न्याय दिलाऊं, उसी के ऊपर जो है ये केस डाल देता है। कहता है इसी ने हत्या किया है, क्योंकि रुकमा के साथ और उसका जो विशु और रुकमा के साथ जो है संबंध था, जो बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको मार दिया, है ना। फिर आगे कहते हैं कि चोरी छुपे हुए उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दास साहब ने DIG को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। बताओ, बेचारे उसको ही गिरफ्तार करवा देता है। इस देश में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई देता है। 11 दृश्य है, देखेंगे 11वां दृश्य क्या है। गांव में जोरावर के घर का चौपाल तबला हारमोनियम वाले कोई बहुत सी चलती धुन बज रही है। ठीक ना, इस पंक्ति से जो है 11वें दृश्य की शुरुआत होती है। 11वें दृश्य में क्या है। जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है। यहाँ उनके विशु की हत्या के मामले में साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा DIG के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। उधर थाने में बिंदा को मार कर के विशु के खून का इकरार करवाने में लगे हुए हैं। महाभोज नाटक में
नवाभोज नाटक में कभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है तो कभी थाने में पिटता हुआ बिंदा। ठीक ना, ये दो पूछा जाए कि कौन सा दृश्य दिखाया जाता है तो दास साहब के घर का और थाने में पिटता हुआ बिंदा। एक तरफ दास साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से कराह रहा है बेचारा। फिर पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है और दास साहब के खाने पीने का दृश्य आता है। या सभी महाभोज करते, सभी जो है महाभोज चलते रहता है, यहाँ सभी का महाभोज चलता रहता है। फिर थाने का दृश्य आता है, बिंदा कराह रहा होता है और महेश वहाँ जाकर भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक ना, तो यहीं तक नाटक था। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो कथन है वहाँ पे पेज यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं हो पाया है, मुझे लगा है ना, तो कोई बात नहीं। मैं जो है इस नाटक के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन कथनों को जो है मैं बुक के माध्यम से उसको मैं एक PDF बना के सिर्फ कथन को मैं करा दूँगी। ठीक है, बाकी इतना पढ़ाने से मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को इतना पढ़ाने से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। जैसे कथन है ना, मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोर है वह टूटी और आदमी गया। सूत्रधार की कथन है ना। फिर आगे देखेंगे तो हेडलाइन हमेशा कंची होनी चाहिए, जो पढ़े वो अखबार ज़रूर खरीदें, ये भवानी नरोत्तम से कहता है। तो कथन भी है बहुत सारा, पता नहीं इसमें पेज जोड़ नहीं पाया, इसको मैं अलग से करा दूँगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो मेरे पढ़ाने में तो आप लोग उसको बेझिझक मुझे बता सकते हैं, उसमें मैं सुधार करूँगी। और आप लोगों को लगा मैटर में कुछ कमी है, वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मुझे पता चल जाता है। जैसे कि मैंने आज कथन को छोड़ा तो मुझे पता चल गया, तो उसको मैं करा दूँगी, इससे आप टेंशन नहीं लेना आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।